बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आपके मन में आज के पाठ को लेकर भी कोई भी संशय हो तो उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के साथ फिर से शुरू करेंगे और इसमें हम गणित में बहुपद पाठ को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे, जो कि आपके भूगोल का पाठ है। उसके बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद पाठ को और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 5 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपदों का गुणनखंडन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। अभी तक आपने बहुत सारी सर्वसमीकरण पढ़ ली होंगी। आज हम कुछ नई सर्वसमीकरण को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली सर्वसमीकरण है x जमा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें हमें x जमा 3 पूरे का वर्ग बताना है, जिसे बताने के लिए हम हमारी सर्वसमीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जहां x होगा हमारा x और y होगा हमारा 3। जब हम इस सर्वसमीकरण में y बराबर 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे 3 जमा 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा x का वर्ग जमा 6x जमा 9। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीकरण की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होता है x का वर्ग घटा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें x घटा 5 पूरे का वर्ग बताना है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यह हमारे सर्वसमीकरण 2 के रूप में है, जहां x है हमारा x और y है हमारा 5। जब हम y का मान 5 रखकर सर्वसमीकरण पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 घटा 2 गुणे x गुणे 5 जमा 5 का वर्ग, यानी कि x का वर्ग घटा 10x जमा 25। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीकरण की तरफ, जो कि है x का वर्ग घटा y का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x जमा y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है x का वर्ग घटा 9 का गुणनखंड करें। x का वर्ग घटा 9 को हम लिख सकते हैं x का वर्ग घटा 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग बराबर होता है 9 के। और अब आप x का वर्ग घटा 3 का वर्ग को ध्यान से देखें तो यह हमें हमारी सर्वसमीकरण की तरह दिख रही होगी, जहां x है हमारा x और y है हमारा 3। तो चलिए अब हम हमारे x और y के मान को हमारी सर्वसमीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा x जमा 3 गुणे x घटा 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सर्वसमीकरण की तरफ, जो कि है x जमा a गुणे x जमा b, जिसे सरलीकरण करके हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा
a जमा b गुणे x जमा ab। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें 105 गुणे 106 का मान याद करना है। 105 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 5 और 106 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 6, यानी कि 105 गुणे 106 हो जाएगा हमारा 100 जमा 5 गुणे 100 जमा 6, जो कि अब आ गई है हमारी सर्वसमीका के रूप में, जहाँ x है हमारा 100, a है हमारा 5 और b है हमारा 6। अब हम हमारे x, a और b के मान को हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 100 का वर्ग जमा 5 जमा 6 गुणे 100 जमा 5 गुणे 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 5 गुणे 100 जमा 6 गुणे 100 जमा 30, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 1100 जमा 30, यानी कि 11,130। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x जमा y जमा z पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा 2 गुणे y गुणे z जमा 2 गुणे z गुणे x। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है 3a जोड़ 4b जोड़ 5c पूरे का वर्ग बताना। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह सवाल हमारी सर्वसमीका के रूप में मिलेगी, जिसमें x है हमारा 3a, y है हमारा 4b और z है हमारा 5c। तो चलिए अब हम हमारे x, y, z के मान को हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 3a पूरे का वर्ग जमा 4b पूरे का वर्ग जमा 5c पूरे का वर्ग जमा 2 गुणे 3a गुणे 4b जमा 2 गुणे 4b गुणे 5c जमा 2 गुणे 5c गुणे 3a, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 9 गुणे a का वर्ग जमा 16 गुणे b का वर्ग जमा 25 गुणे c का वर्ग जमा 24 ab जमा 40 bc जमा 30 c। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x जमा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा 3 गुणे x गुणे y गुणे x जमा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 3a जमा 4b पूरे की घात 3, जिसका मान बताने के लिए हम हमारी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, जहां x होगा हमारा 3a और y होगा हमारा 4b। तो चलिए अब हम x और y के मान को हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 3a पूरे की घात 3 जमा 4b पूरे की घात 3 जमा 3 गुणे 3a गुणे 4b गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 36 ab गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 108 गुणे a की घात 2 गुणे b जमा 144 ab की घात 2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिल जाएगा x की घात 3 घटा y की घात 3 घटा
3 गुणे x गुणे y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 5p घटा 3q पूरे की घात 3 का मान ज्ञात करना। अगर आप ध्यान से देखें तो यह प्रश्न हमारी सर्वसमीका के रूप में है, जहां x है हमारा 5p और y है हमारा 3q। तो चलिए अब हम हमारे x और y का मान हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 5p पूरे की घात 3 घटा 3q पूरे की घात 3 घटा 3 गुणे 5p गुणे 3q गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा 125 p की घात 3 घटा 27 गुणे q की घात 3 घटा 45 गुणे pq गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने पर हमें प्राप्त होगा 125 गुणे p की घात 3 घटा 27 गुणे q की घात 3 घटा 225 गुणे p की घात 2 गुणे q जमा 135 p गुणे q की घात 2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 3xyz, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा x जमा y जमा z गुणे x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx। तो ये सभी थे हमारे कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं। इन सर्वसमीकाओं पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में दिए हुए हैं, जिन्हें अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बीजीय सर्वसमीकाएं। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पहला पाठ। इस पाठ का नाम है स्थिति एवं विस्तार। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके आकार के बारे में कई सारी बातें जानेंगे। लेकिन चलिए, उससे पहले हम अपने देश के बारे में कुछ अद्भुत बातें जानते हैं। क्या आपको पता है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सिंधु घाटी के आसपास उत्पन्न हुई सिंधु सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। आपके अपने राज्य बिहार में स्थित वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य है। इस गणराज्य के भारत के इतिहास में कई योगदान रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत अकेला ऐसा एक देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया, जो कि है हिंद महासागर। भूगोल को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप इन शब्दों का अर्थ जानते हैं? दिशाएं, अक्षांश और देशांतर। चलिए हम पहले दिशाओं के बारे में बात करते हैं। किसी भी नक्शे को पढ़ने और समझने के लिए हमें इन 4 मुख्य दिशाओं का रुख पता होना चाहिए। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है अक्षांश। भूगोल शास्त्र की पढ़ाई आसान करने के लिए भूवैज्ञानिकों ने, यानी कि भूगोल पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने कुछ काल्पनिक रेखाओं की संरचना करी जो धरती को हर ओर से ढकती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं एक समांतर ग्लोब पर दर्शाई जाती हैं। अक्षांश ऐसी ही काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं।
अब हम बात करते हैं देशांतर की। जहां अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, वहीं देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 360 का देशांतर बनाई जा सकती है। अगर हम अब भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। चलिए अब हम एक खास अक्षांश रेखा की बात करते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है। इस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत को 2 समान हिस्सों में बांटती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर निकलती है? चलिए मैं बताती हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। चलिए अब हम भारत के द्वीपों की बात करते हैं। एशिया नाम के महाद्वीप में स्थित हमारे भारत देश के 2 द्वीप समूह हैं। पहला अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो कि पूर्व दिशा में है, और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि पश्चिम में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अब हम अगर भारत के आकार की बात करें तो भारत एक विशाल देश है जिसका आकार त्रिभुजकारी है। 15,200 किलोमीटर तक लंबी स्थल सीमा के साथ भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिण तक आते आते पतला हो जाता है। भारत इतना विशाल है कि विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत 7वें नंबर पर आता है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल बनाता है। अपने आकार के कारण भारत 3 ओर से पानी से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने जाना कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जो कि है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व से पश्चिम तक खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं और उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। भारत का आकार त्रिभुजकारी है और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलकर भारत को 2 समान हिस्सों में बांटती है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसके 3 तरफ पानी है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक में से पाठ 1 जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम भारत के समय पर उसके अक्षांश और देशांतर का प्रभाव और विश्व में भारत का स्थान क्या है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल के पाठ 1 स्थिति एवं विस्तार के पहले भाग का डेली टेस्ट। इस रेखांकित स्थान को भरिए। डैश दुनिया का पहला गणराज्य है जो बिहार में स्थित है। बांका, वैशाली, अरवल, मधुबनी। आपका दूसरा प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? दिशाएं, कर्क रेखा, अक्षांतर, देशांतर। आपका अगला प्रश्न है,
23 डिग्री 30 मिनट की अक्षांश रेखा जो भारत के बीच से निकलती है उसे डैश कहते हैं। इस खाली स्थान को भरिए। देशांतर, ग्लोब, उत्तर दिशा या कर्क रेखा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा निकलती है? दिल्ली, मिजोरम, केरल या हरियाणा। आपका आखिरी प्रश्न है, दक्षिणी छोर पर भारत अंतरीप रूप लेता है जिसे डैश कहते हैं। ये रेखांकित स्थान भरिए। क्षेत्रफल, कन्याकुमारी, अरब सागर, हिंद महासागर। चलिए इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते हैं। धन्यवाद। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। हम इसके अब तक 4 भाग पहले ही कर चुके हैं और ये इसका 5वां भाग है, जिसमें हम एक नए जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये नया जैव प्रक्रम है वहन। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मनुष्य में वहन की। तो हम जानते हैं मनुष्य में जो वहन होता है वो होता है रक्त की वजह से। तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है वो लगभग रक्त का आधा होता है। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें होते हैं लाल रक्त कोशिका, और बचे हुए जो पार्ट बचते हैं थोड़े से उसमें होते हैं श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। और इन सभी से मिलकर हमारा रक्त बनता है। अब क्योंकि प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वहन होता है वो प्लाज्मा की वजह से ही होता है। अब अगर हम बात करें कि प्लाज्मा वहन किस किस का करता है, तो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन होता है प्लाज्मा की मदद से। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं, क्योंकि लाल रुधिर कोशिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब इन सभी को पंप करने के लिए कोई तो पंपिंग चाहिए होगी और वो काम करता है हमारा हृदय। तो चलिए अब समझते हैं हृदय को। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तो आकार तो इसका पता चल गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है, और हृदय का यही काम होता है। अब हृदय इस काम को कैसे करता है ये समझने के लिए पहले हमें हृदय को समझना होगा। तो चलिए आइए समझते हैं हृदय को। ये हमारा हृदय का डायग्राम है। अब हम जानते हैं कि जो मानव का हृदय होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो चलिए इसे 4 भागों में बांट देते हैं। अब इस तरफ हुआ दायां भाग और इस तरफ हुआ बायां भाग। अब जो ऊपर के 2 भाग हैं उन्हें कहा जाता है अलिंद और नीचे के भागों को कहा जाता है निलय। ऊपर में जो दाईं तरफ भाग है उसका नाम हो जाएगा फिर दायां अलिंद और बाएं वाले भाग का हो जाएगा बायां अलिंद। इसी तरह नीचे जो दायां वाला भाग है उसे कहा जाएगा दायां निलय और बाएं वाले भाग को कहा जाएगा बायां निलय। तो ये जो 4 भाग हैं उनके नाम तो पता चल गए। इसके अलावा हमारे हृदय में शिराएं होती हैं और धमनियां होती हैं। तो
तो अगर हम दाएं साइड की बात करें तो दाएं भाग में दो महाशिरा होते हैं। एक होता है शरीर के ऊपरी भाग वाला महाशिरा और एक होता है निचली भाग का महाशिरा। इससे जो रक्त होता है वो हमारे हृदय में आता है। और फिर हमारे पास होता है फुफ्फुस धमनियां, जिससे जो दाएं भाग में जो रक्त आया था वो हृदय से बाहर जाता है। अगर हम बाएं भाग की बात करें तो बाएं भाग में एक महाधमनी होती है, जिससे जो रक्त है वो बाहर जाता है, और फुफ्फुस सिराएं होती हैं, जिससे रक्त दाएं भाग में आता है। इसके अलावा हृदय में होता है विभाजक, जो दाएं भाग को बाएं भाग से अलग करता है। अब अगर परीक्षा में ये सवाल आता है कि हृदय के बारे में बताएं, तो ये डायग्राम बनाने में ही हमें आधा घंटा लग जाएगा। तो ये डायग्राम बनाना तो थोड़ा कठिन है और इससे हमें ज्यादा समझ में भी नहीं आता कि हृदय में सारी चीजें हो किस तरीके से रही है। इसलिए हम हृदय का एक थोड़ा आसान सा डायग्राम बनाते हैं। ये हृदय का एक आसान डायग्राम है, जहां पर आप हृदय के चारों भाग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े हैं, और नीचे की तरफ बॉडी यानी कि हमारा शरीर, और वहां पर मौजूद कोशिकाएं हैं। चलिए, अब ये समझ में आ गया तो जल्दी से जान लेते हैं कि जो हमारा रक्त है वो हृदय में किस तरीके से बहता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के पास जो रक्त है वो हमारे बाएं अलिंद में आता है। अब क्योंकि ये लंग्स से आया है, इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी। अब ये ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो यहाँ से जाता है बाएं निलय के पास में, और बाएं निलय से होता हुआ ये जाता है हमारे शरीर के पास में। अब शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब जो हमारा रक्त है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, ये जाता है दाएं अलिंद के पास में, और दाएं अलिंद से ये जाता है दाएं निलय के पास में, और दाएं निलय से ये वापस चला जाता है लंग्स के पास में, जहां इसमें फिर से वापस ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे अलग हो जाता है। तो ये है मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य। तो हृदय का इस तरह का काट दृश्य जो होता है वो हमारी मदद करता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को आसानी से समझाने में, और इसे कहा जाता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण। अब चलिए, एक चीज रह गई है हमारे हृदय में समझना, वो है वाल्व। चलिए जानते हैं कि आखिर वाल्व का काम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं, और इन चारों भागों में हमेशा जो रक्त है वो आता रहता है और जाता रहता है। अब ये भी तो हो सकता है कि रक्त जहां से आया था और उसे जहां जाना था उसकी जगह वो जहां से आया था वापस वहीं चला जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए जो हमारा हृदय है उसके अंदर वाल्व होते हैं, और जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो ये काम होता है वाल्व का। चलिए हृदय से जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं। जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये भित्ति के विरुद्ध दाब लगाती हैं और इसे कहा जाता है रक्तदाब। आपने ये मशीन तो देखी ही होगी। इसका इस्तेमाल होता है ये नापने के लिए कि रक्तदाब कितना है। अब यह जो रक्तदाब होता है ये शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धमनियों से जो रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंचाना होता है और इसीलिए इनका दाब बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है। और इसीलिए जो धमनियां होती हैं वो शिराओं की अपेक्षा ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा मोटी नहीं होगी तो ज्यादा दाब के कारण वो फट सकती हैं। ये जो दाब होते हैं इन्हें नाम भी दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं कि वो नाम क्या है। जब निलय प्रंकुचन होता है उस समय जो दाब लगता है उसे कहा जाता है प्रंकुचन दाब, और जब निलय अनुस्थलन होता है उस समय जो दाब लगता है उसे कहा जाता है अनुस्थलन। चलिए अब जानते हैं प्लेटलेट्स के द्वारा अनुरक्षण का। दरअसल प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे रक्त में WBC, RBC और प्लाज्मा के अलावा चौथी चीज है, और इसका काम होता है थक्का बनाना। दरअसल कई बार क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है और उससे क्या होता है कि रक्त बहने लग जाता है, तो उसे रोकना जरूरी है। तो प्लेटलेट्स का काम यही होता है कि ये पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और जहां पर भी रक्तस्राव हो रहा होता है
उस स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। चलिए अब जान लेते हैं वहन में लसिका के बारे में। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो हमारी रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनसे कुछ रक्त जो होता है वो हमारे उत्तकों में चला जाता है और इसीलिए इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। ये रंगहीन होता है क्योंकि हमारे रक्त का रंग जो होता है वो होता है लाल रुधिर कोशिकाओं की वजह से, परंतु जब यह उत्तकों में जाता है तो हमारा लाल रक्त कोशिका जो है वो उत्तकों में नहीं जा पाता और इसलिए जो लसिका होता है वो रंगहीन रह जाता है। तो ये तो था कि मानव में वहन किस प्रकार से होता है। चलिए जानते हैं कि पौधों में वहन किस तरीके से होता है। अगर हम छोटे पौधों की बात करें तो उनमें विसरण से जो पानी होता है वो ऊपर चला जाता है और पत्तियों में जो भोजन बना होता है वो नीचे आ जाता है। परंतु अगर हम बड़े पेड़ों की बात करें तो अगर पेड़ों के बड़े होने के कारण पत्तियों और जड़ों में दूरी बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा और पौधों को एक नया तरीका ढूंढना होगा इस प्रक्रम को जारी रखने के लिए। तो पौधों का जो ये वहन तंत्र होता है वो ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। अब ये जो दो पथ हैं, एक तो जो हमारा जड़ों से कच्ची सामग्री पत्तियों तक पहुंचाना है और दूसरा जो पत्तियों में भोजन बना है वो जड़ों तक पहुंचाना है। ये दो पथ आपस में स्वतंत्र होते हैं और संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दरअसल अगर हम पौधों की बात करें तो वो पानी को उसी तरीके से पीते हैं जैसे हम मान लीजिए स्ट्रॉ से किसी ग्लास में रखे पानी को पी रहे हों। तो ये जो काम होता है ये होता है जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम क्या करता है, वो जल और जो मिनरल होते हैं उन्हें नीचे से यानी कि जड़ों से लेते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है कि वो जो पत्तियों में भोजन होता है उसे जड़ों तक पहुंचाता है। अब इन दोनों नामों में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। जाइलम मैच करता है जल से, तो जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। वहीं फ्लोएम मैच करता है फूड से, तो फ्लोएम फूड पहुंचाने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण होता किस तरीके से है। दरअसल फ्लोएम द्वारा जो स्थानांतरण होता है वो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है, ये अपने आप नहीं हो सकता और इसलिए पदार्थ फ्लोएम उत्तकों में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो जितने भी काम हमें करने होते हैं वो कोशिका एटीपी की मदद से करती है और इसीलिए जो फ्लोएम उत्तकों में ये जो स्थानांतरण होता है इसके लिए भी एटीपी से ही ऊर्जा ली जाती है। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हमने क्या जाना। इस भाग में हमने जाना वहन के बारे में। तो इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़िएगा अपनी एनसीईआरटी के बुक के जैव प्रक्रम वाले अध्याय में। और इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है वहन, उसके बाद आपको पढ़ना है मानव में वहन और उसके बाद पढ़ना है पादपों में परिवहन। अगली वीडियो हमारे इस अध्याय की आखिरी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लास्ट जैव प्रक्रम की बात करेंगे जो है उत्सर्जन। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला अर्थात चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार में आंदोलन का प्रसार, गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों
शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार में समुद्री तट न होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों, सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद रॉय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया तथा बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। आइए अब बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। दोस्तों, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। इसके द्वारा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। अंततः वे निराश होकर वतन लौट आए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया था। तब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया, परंतु इसमें पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था, जिससे 1934 ईस्वी में आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनेक परिणाम सामने आए। चलिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं, मजदूर वर्ग, शहरी एवं ग्रामीण निर्धन और अशिक्षित लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज के विभिन्न वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं पैदा हुई। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। इसके अलावा इस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत का शासन अधिनियम पारित किया। पहली बार अंग्रेजों ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेजों के शांतिपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषकों में भी असंतोष की भावना व्याप्त होने लगी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की मृत्यु हो रही थी। भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न एक्ट पारित किए गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 1885 के प्रारंभिक 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया। इसके बाद महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन में अपना पूर्ण योगदान देते हुए इसे एक नई दिशा दी। इसके बाद भारत के विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न किसान आंदोलन हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया। उन्हीं में सबसे प्रमुख था चंपारण आंदोलन। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में नीलगेह गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित की गई थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि पर होती थी और किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। यद्यपि 1908 में इस व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को उनकी उपज का एक हिस्सा उन्हीं को बेचने के लिए बाध्य करते थे। नील की खेती से बागान मालिकों को जब कोई फायदा नहीं होता या उन्हें कुछ घाटा हो रहा हो, तो वे उस घाटे को किसानों पर थोप देते थे। इसके लिए किसानों से कहा गया कि
अगर वे एक बड़ा मुआवजा दें तो नील की खेती से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि भी कर दी। दोस्तों, इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। इसी समय 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जनशक्ति के लिए एक खतरा समझा गया। सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश भी दिया गया, परंतु गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा। दोस्तों, गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि 3 कटिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ किसानों के अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाएं। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्तियारों ने भी गांधी जी को सहयोग दिया, क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था। इसीलिए इस आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने बिहार में आंदोलन का प्रसार, गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 9 मार्च 1931, 12 मार्च 1931। ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत का शासन अधिनियम पारित किस आंदोलन के बाद किया? चंपारण आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त सभी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1917, 1983, 1885, 1985। अंग्रेजों ने भारतीयों को किसकी खेती करने पर मजबूर किया? नील, अफीम, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल, मोतीलाल नेहरू, मदन लाल, इनमें से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों,
क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर
जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।